हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मेरा नाम है राही मेहता एंड जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूं। तो उसी लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर कह लीजिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। पहली 2023 के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी और दूसरी कॉन्फ्रेंस 2024 यानी कि इसी साल ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है दोस्तों? दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। एंड इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। वैसे भी जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते जा रहे हैं और उसके चलते हमारे पूरी की पूरी एयर जो है वो टॉक्सिक हो चुकी है, प्लस इस दुनिया के अंदर फॉसिल फ्यूल्स की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो इन्फानाइट नहीं है। फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल होगा जो कि रिन्यूएबल इन नेचर भी होगा, प्लस इसके साथ साथ इसको प्रोड्यूस करने पर और इसको यूज करने पर कुछ ज्यादा केमिकल्स या टॉक्सिक्स रिलीज एनवायरनमेंट में नहीं होंगे, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज बच सकेगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकेंगे एंड पूरी दुनिया के अंदर हम पॉजिटिव बदलाव भी लेकर आ पाएंगे। तो इसको और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या बात करी। उन्होंने बोला कि भैया इट्स टाइम फॉर एक्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्स फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आने की जरूरत है अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करना चाहते हैं, अगर वो दुनिया को पोल्यूशन से या क्लाइमेट चेंज से बचाना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया में सभी कंट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन क्रिएट करने की जरूरत है। अदरवाइज ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो सपना है ये हर कंट्री अचीव नहीं कर पाएगी। एंड अगर हर कंट्री ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं करेगी या फिर ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करेगी जो फ्यूचर के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं, तो उसका असर जो है वो उन देशों के ऊपर पड़ता रहेगा जो इस एरिया के अंदर काम कर भी रहे हैं। तो इसलिए सभी देशों को एक साथ आकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, तभी हम फ्यूचर के कैटास्ट्रोफिक इवेंट से बच पाएंगे, तभी हम पेरिस क्लाइमेट डील की सभी उद्देश्यों को, सभी टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज फ्यूचर में एक और कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकता है, एक और नया एपिडेमिक आ सकता है जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण होगा और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आइए आगे समझते हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2024 के की हाइलाइट्स क्या थे। तो सबसे पहले इसमें इंडिया की अचीवमेंट्स के ऊपर बात की गई। इंडिया G20 नेशंस में से पहला ऐसा कंट्री है जिसने पेरिस कमिटमेंट के अपने टारगेट को समय से पहले ही पूरा कर लिया। भारत ने 2030 तक एक टारगेट रखा था अपने लिए कि वो 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेगा, पर भारत ने 9 साल पहले यानी कि 2021 के अंदर ही अपना ये टारगेट पूरा कर लिया था। यानी कि भारत G20 देश जिसमें यूएसए, जिसमें कनाडा, जिसमें यूके, ऐसी बड़ी बड़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मौजूद है, उनसे भी पहले भारत ने अपने इस टारगेट को पूरा कर लिया। यानी कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है एंड पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में भारत काम कर रहा है। ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हमसे सीखने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमने प्रोजेक्ट किया था कि 2030 तक हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो हम अचीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ भारत ने नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन की फैसिलिटी है पिछले 10 सालों में उसको 300% तक बढ़ा दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है दोस्तों। इसके साथ साथ इमर्जिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होने वाली है। अगर हम डीकार्बोनाइज करना चाहते हैं अपने उन सेक्टर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन इज आइडेंटिफाइड एज a key component in global energy landscape with potential to decarbonize difficult to electrify sectors such as refineries, fertilizer, steel and heavy duty transportation। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एनर्जी पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोयले को बर्न करने से, पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका इस्तेमाल करके ये एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स बन जाएगा जो कोयले को रिप्लेस कर सकता है और साथ में ही फ्यूचर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये
इस डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ ये एक स्टोरेज सॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। अगर सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में स्टोर भी किया जा सकता है। प्लस इसमें बात की गई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, कटिंग एज रिसर्च चाहिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने के लिए। ऐसे स्टार्टअप्स एंड ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि डोमेन एक्सपर्ट्स एंड साइंटिफिक कम्युनिटी को ग्रीन हाइड्रोजन को एडॉप्ट करने की आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 समिट के दौरान जब न्यू दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन को साइन किया गया था, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई थी, उसको भी दोबारा उठाया और बोला कि ये वॉलंटरी प्रिंसिपल्स जो थे हाइड्रोजन के ऊपर, इनको जल्दी से जल्दी लागू करने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें, एक की नोट भी मौजूद है हमारे पास। अब नवंबर 2024 के अंदर होने वाला है यूरोपियन हाइड्रोजन वीक एंड इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। ये इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है। इट हाईलाइट्स इंडियाज इंटेंट टू एड्रेस द ग्रीन रेगुलेशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, इसको याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। इंडियन रेलवेज प्लान कर रही है एक हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाने की। जनवरी 2025 के अंदर ये ट्रेन चलाई जाएगी। अभी एक ट्रेन है हमारे पास जिसका नाम है 1200 kV DEMU यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड DPRS यूनिट के अंदर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक फॉर दी ट्रायल्स। इससे पहले जर्मनी जो है वो ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन जो है वो चला चुका है। भारत भी अब 2025 के अंदर इन ट्रेन को चलाएगा। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। $3 से लेकर $8 तक प्रति किलोग्राम का खर्चा आता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रोडक्शन कॉस्ट को तभी कम किया जा सकता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आ सके। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर्स जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। 2024 से 2019 के बीच में इन इलेक्ट्रोलाइजर्स जो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं उसके रेट में 40% डिक्लाइन तो आया है, बट फर्दर कॉस्ट रिडक्शन की जरूरत है। इसके साथ साथ जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ग्रीन हाइड्रोजन का वो अभी भी बहुत ही ज्यादा हाई है। इसको कम करने के लिए भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो भी रिसर्च चाहिए, जो भी डेवलपमेंट चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रेयर मटेरियल्स चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए, फ्यूल सेल बनाने के लिए। यह भी एक मेजर चैलेंज है। अगर सभी कंट्रीज एक साथ आ पाएंगी तो ये रिसोर्सेज भी बन पाएंगे। इसके साथ साथ स्केलिंग अप करने के लिए प्रोडक्शंस को, इसमें भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होगा। इसी की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने स्पीच के अंदर करी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।